बलूचिस्तान में खजाना, पाकिस्तान बेगाना, नोचने वाले गिद्धों की नापाक नजर, शातिर चीन का बेड़ा गर्क, अमेरिका के हाथ खाली, अखंड भारत की वापसी। बलूचिस्तान का भूत भविष्य वर्तमान, स्वामी यो की जुबानी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत मौजूद है जिनका चेहरा इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का, जिन्हें हम स्वामी योग के नाम से ज्यादा जानते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, नमो नारायण। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये आप लोगों का प्यार ही है जी, और उस प्यार को मैं नतमस्तक होकर के एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। बृहस्पति अतिचारी होता 14 मई को, 14 मई बलूचिस्तान ने आज़ादी घोषित कर दी। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। 4 दिन बाद में सिंधु देश ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। पख्तूनख्वा में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। और साथ साथ में जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, उसके आर्मी के सारे जितने बड़े अफसर हैं, क्योंकि ऑफिस वो पूरी की पूरी डिफेंस डोमिनेटेड बाय पंजाबी मुस्लिम्स से, उनके परिवार तो सारे के सारे पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। तो अपने कगार पे, मतलब जिसको कहेंगे ना, ये अंतिम श्वासें गिन रहा है एज अ पाकिस्तान नेम की नेशन। टूटने के बाद तो बलूची तो कहते हैं आज से ही कि हमें अब पाकिस्तान में गिनना ही मत, हम अलग हैं। और मैंने वो अपने वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाया कि बलूचिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बलूचिस्तान को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसका पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बलूचिस्तान एक अलग संस्कृति है बलूचियों की। बलूचियों के अपने प्रॉब्लम, उनके पास खूब संसाधन है, पेट्रोल है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, बहुत कुछ है। 44% एरिया पाकिस्तान की जो है वो बलूचिस्तान है। और उसी का ग्वादर पोर्ट चाइना जो है डेवलप करके पाकिस्तान को दे रहा था और उसमें कमा रहे थे पंजाबी जी। तो बलूचियों के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा। बलूचियों के हाथ में जो लगा वो तो उनको टॉर्चर किया गया बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, सारे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन उस एरिया में हुआ है। तो सारी दुनिया क्या कर रही थी उस वक्त। और आज अगर बलूची भारत से अपेक्षा रखता है कि भारत एक उसको जिसको कहते हैं ना जेन्युइन मदद करे, तो मुझे लगता है कि हमें स्पष्ट खुली नीति से आना चाहिए बलूचियों के समर्थन में। और बलूचियों में हमें नहीं भूलना चाहिए। आप पूछोगे तो आप हमारा क्या लेना देना, हमारी हिंगलाज माता जी वहाँ पर है, हमारा शक्ति स्थान वहाँ पर है। माँ का मस्तक जो बताया जाता है 51 शक्तिपीठों में वो बड़ी शक्तिपीठ है। और इतनी बड़ी शक्तिपीठ होने के बावजूद भी वो कंगाल के कंगाल रहे पाकिस्तान वाले, क्योंकि आप शक्ति को नहीं मानते हो जी। कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान में जिस दिन हिंगलाज माता जी आज़ाद होती हैं, आज़ाद बलूचिस्तान, तो मैं मानता हूँ कि एक हिंदू ट्रैवलिंग का जो सर्किट है टूरिज्म का, उससे ही बलूचिस्तान को इतना पैसा मिल जाएगा कि बलूचिस्तान की इकोनॉमी अपने आप रिवाइवल होगी। मिनरल्स हैं, खनिज हैं, मैदान है, काफ़ी कुछ, जल है, सब कुछ है उनके पास। देखिए स्वामी जी, अगर आज के बलूचिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आता है तो आज का यही बलूचिस्तान क्या कल को बांग्लादेश बनकर भारत को आंख नहीं दिखाएगा? मैंने उस वीडियो में यही बताया। देखो, कई बार क्या हो जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। हमें वर्तमान की नीतियों को निर्धारित करना पड़ता है, जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ता है। और भविष्य में होने वाली चीज़ों को हम अपने कर्म के अधीन रख करके बदल सकते हैं। कभी आपको पता हो कि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वो दूसरे के आंख में आंख डेल करके नहीं देते थे। आप यहाँ तक कि मेरा खुद का भी अनुभव है, अगर एफिल टावर के नीचे आप खड़े हो और अंग्रेजी में पूछते तो जवाब नहीं देगा, उसको फ्रेंच में ही पूछना पड़ेगा आपसे। आज भी उतनी करवाट है, लेकिन दोनों नाटो में रहे, साथ में यूरोप संगठन में साथ में रहे, चले, एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी रहे। और कभी ऐसा भी था कि ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन अलग था, आज वो जर्मन यूनाइटेड है। परिवर्तन जीवन का नियम है। मुझे लगता है कि हमें हमारी पहले की भूल से सीखना चाहिए। जब हम बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन करें तो बांग्लादेश वाली मिस्टेक ना करें। बांग्लादेश में मिस्टेक ये हो गई कि आपने उसको देश तो बनवा दिया, लेकिन उसका डिफेंस अपने हाथ में रखना था, उसकी करेंसी अपने हाथ में रखनी थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी हमें अपने हाथ में रखनी थी। हमने उनको पूरी छूट दे दी। बंदरों को छूट दे दोगे तो बंदर उत्पात करता है। बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है। आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपका धर्म आप मेंटेन करो, लेकिन आपका डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी करेंसी भारत देश देखेगा। इसको ही तो हम अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत का भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट में कहा हुआ है और ये दिख रहा है अखंड भारत इस तरह होगा। इसमें कैसे हो जाएगा, आप देख रहे हो आज की तारीख में अफगानिस्तान से हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं।
मधुर थे ही, हमारा सांस्कृतिक उसके साथ लेना देना है, क्योंकि गंधार में गांधारी से गांधारी महाभारत कालीन है हमारे। तो हम तो सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। हम जब अखंड भारत कहते हैं तो हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, हिंदू भारत की बात नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, हिंदू भारत और सांस्कृतिक भारत? सांस्कृतिक भारत मतलब कल्चरल, संस्कृति मतलब कल्चर, और हिंदू मतलब आपका रिलीजियोसिटी, रिलीजन। जैसे कोई कहे कि पूरी दुनिया को हम इस्लाम कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है, नितांत बेवकूफ़ी है। पूरे दुनिया को आप, पूरे विश्व को आप हिंदू बना दोगे, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, कभी नहीं होगा ये। पूरी दुनिया क्रिश्चियन भी होने वाली नहीं है। रादर उसमें इस तरह से करें कि बलूची अपने इस्लाम को मेंटेन करे, सिंधी अपने करें इस्लाम को मेंटेन करें, उस तरफ बांग्लादेश अपने इस्लाम को मेंटेन करे, नेपाल अपने हिंदुत्व को मेंटेन करे, भारत के अंदर जो हिंदू प्रधान इलाके हैं वो हिंदुत्व को करें, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस तरफ का कश्मीर है, जम्मू नहीं बोल रहा हूँ, वो विस्तार अपने इस्लाम को मेंटेन करे। जम्मू को हिंदू बहुल है तो उसको हिंदुत्व का मिलना चाहिए आज़ादी। अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हुए एक यूनिफाइड फेडरल सिस्टम के अंदर ये सारे देश रह सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में ये जो हम उलूल जुलूल खर्चा करते हैं, मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश जो अपने जनता को खाने की 2 रोटियां नहीं दे पा रहे हैं, वो डिफेंस पे बिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा बंद हो जाएगा। और फेडरल सिस्टम के अंदर ये होगा कि आप अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसमें रहिए, पर इसका स्ट्रक्चर फेडरल होगा। यही अखंड भारत है और यही अखंड भारत संभव है बनाना, और ये बनेगा, ये अखंड भारत बनेगा, क्योंकि इतना खर्चा आने वाले दिनों के अंदर डिफेंस का वो कंट्री कर भी नहीं पाएंगे। उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो जाएंगे कि भारत को उनको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, और ये होना है। देखिए, क्या हम ये माने कि हिंगलाज शक्तिपीठ के आधार पर ही बलूचिस्तान को हम हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में रख सकते हैं या अखंड भारत की श्रेणी में रख सकते हैं? यही वो आधार है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बलूचिस्तान आपका कोई हिंदू राष्ट्र में हिंदू बनेगा, नहीं बनेगा। बलूचिस्तान इस्लाम का एक इस्लामिक है, सॉफ्ट है वो लोग। अच्छा, कट्टरपंथी नहीं है? कट्टरपंथी अब तक तो नहीं है। अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई बांग्लादेश पहले कट्टरपंथी नहीं था। बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या था कि मुजीब रहमान जो थे वो लिबरल थे जी, ठीक है ना। तो मुजीब रहमान को फिर जब कट्टरपंथी वहाँ पे हावी होने लगे तब तो शेख हसीना को भागना पड़ गया। आज जो है वहाँ पे कट्टरपंथी है। कट्टरपंथियों में हमेशा से याद रखो, जो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है उसका अंत हमेशा डिक्टेटरशिप से होता है, और टू मच ऑफ डिक्टेटरशिप का अंत हमेशा आंदोलन से होता है। जी। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से, हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे। जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है, धर्म नहीं है, बहुत से कारण होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पे ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं, और होगा भी नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत की सीमाएं क्या सिर्फ, मैं सोचूं कि एशिया तक ही सीमित है? क्या ये यूरोप, अमेरिका तक या गल्फ देशों तक नहीं जाएंगी? नहीं, मैं बहुत जिसको कहते हैं ना भावनाशील होकर के इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। हमें थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो चीज़ें वास्तविकता को हमें स्वीकार करके चलना चाहिए कि भारत, अखंड भारत जब हम कहें तो सार्क के 7 देश आप मान के चलो, जितने भी हैं। श्रीलंका से करेंगे, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। सार्क के ये देश अखंड भारत का हिस्सा पहले भी थे, अब भी बन सकते हैं, और उसका भविष्य वही है जी। लेकिन ये यूरोप अमेरिका तक आपका अखंड भारत कभी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए।